اللہ भला करे हमारे सियासी लीडरों का जिन्होंने हमें कभी बोर नहीं होने दिया। अब पाकिस्तानी अवाम और मीडिया को छोड़ें, आलमी सतह पर जितनी किताबें पाकिस्तान पर लिखी गई हैं शायद दुनिया के किसी और मुल्क पर ना लिखी गई हों। आप लंदन या न्यूयॉर्क के किसी बड़े बुक स्टोर में दाखिल हों, आपको पाकिस्तान पर दर्जनों बेस्ट सेलर कुतब मिलेंगी। दुनिया भर के सहाफ़ी पाकिस्तान में चंद बरस गुजारते हैं और वापस जाकर पाकिस्तान बारे ऐसी गर्म और मसालेदार किताबें लिखते हैं कि वो बरसों बिकती रहती हैं। अक्सर गैर मुल्की सहाफ़ी कहते थे कि पाकिस्तानी शायद दुनिया की वो वाहिद कौम है जिसका बच्चा बच्चा सियासी है और सियासत पर गुफ्तगू करना पसंद करता है, बल्कि रोज़ाना एक दूसरे से सियासतदानों के नाम पर फड्डा डालकर बैठा होता है। लिहाजा उनके पास लिखने के लिए बहुत मवाद होता है। जो बड़े बड़े इदारे और लोग पाकिस्तान में मैटर करते हैं वो इन गैर मुल्की सहाफ़ियों के साथ खुलकर बात भी करते हैं, इन्हें सब मालूमात देते हैं। लेकिन पाकिस्तानी सहाफ़ियों को ना रसाई दी जाती है और ना इनके साथ अंदरूनी खबरें शेयर होती हैं। आप तसव्वुर करें कि इस मुल्क में हर वक्त ऐसा तमाशा लगा रहता है कि दुनिया भर के सहाफ़ी इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। टीवी चैनल्स आम होने के बाद तो रोज़ाना की बुनियाद पर कोई खबर या स्कैंडल दरकार होता था और यूँ खबरें या स्कैंडल ब्रेक करने की एक ऐसी दौड़ लगी जो तेज़ी से तेज़ तर होती गई। शुरू में तो इन खबरों का लोगों और हुक्मरानों पर कुछ ना कुछ असर होता था, लेकिन जूँ जूँ चैनल्स और खबरों की तादाद बढ़ती गई तूँ ये खबरें अपना असर खोती गईं। अब कोई खबर ऐसी ना थी जो लोगों के दिलो दिमाग पर ज़्यादा देर तक असर रखती। सुबह की खबर दोपहर तक भुला दी जाती तो दोपहर वाली किसी को शाम तक याद न रहती थी, और शाम की खबर का किसी को सुबह तक पता ना होता था कि वो कहाँ गई। इस धमाका चौकड़ी का ज़्यादा फायदा हुक्मरानों और सियासतदानों को हुआ, जिनके बारे ब्रेक किए गए सब स्कैंडल किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर ही खत्म हो गए। फिर बड़े चोर और छोटे चोर के दरमियान मुकाबला शुरू हो गया और आवाम खुद ब खुद इस रंग में ढलते गए कि अगर मेरा लीडर चोर है तो तुम्हारा कौन सा साथ है। लीडर करप्शन कर रहे थे और आवाम उनका दिफा। ऐसे आवाम दुनिया में कहाँ मिलेंगे जो लीडरों से हिसाब किताब या उनसे उनकी हरकतों या फैसलों की जवाबदही करने की बजाय उल्टा उनका दिफा करने लग जाते हैं। अब पीटीआई के हामियों को बड़ी फिक्र है कि खावर मानिका के इंटरव्यू के बाद शायद इमरान खान की मकबूलियत में कोई कमी हो जाएगी या शायद इनका इमेज खराब होगा। मुझे इस बात पर वाकई बहुत हंसी आती है क्योंकि इस मुल्क में कब किस लीडर का इमेज खराब नहीं हुआ है। इमेज खराब होने के बाद ही नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम बनने वाले हैं। जरदारी साहब $60 मिलियन मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम के बाद भी सदर पाकिस्तान बन गए थे। इमरान खान भी बहुत सारे स्कैंडल्स और खबरों के बाद भी मुल्क के वजीर आजम बन गए और खावर मानिका के इंटरव्यू के बाद वो मजीद पॉपुलर होंगे। ट्विटर पर जब ये बहसो मबासा बढ़ा और खान साहब के हामियों ने खान साहब के अपने या उनके तर्जुमानों के जवाब का इंतजार किए बगैर खुद ही सूरत हाल के जवाब तलाश करना शुरू कर दिए, तो मैंने भी इस इशू पर ट्वीट कर दिया कि खावर मानिका की इंकिशाफात से खान के हामियों को अगर ये लग रहा है कि उनके महबूब लीडर को बहुत बड़ा सियासी या ज़ाती नुकसान हो जाएगा तो वो तसल्ली रखें। ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि खान की मकबूलियत बढ़ेगी। इस मुल्क में ज़ाती किरदार, इख्लाकियात, करप्ट लीडर या करप्शन के इश्यूज़ पर आवाम वोट डालते हैं, ना उन्हें इन स्कैंडल से कोई फ़र्क पड़ता है। उल्टा वो चस्के लेते हैं। अगर फ़र्क पड़ता होता तो इमरान खान पहले तो वज़ीर आज़म ना बनते या आज उन तमाम बातों के बावजूद इतने मकबूल ना होते और नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम ना बन रहे होते। जरदारी साहब $60 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग के बावजूद सदर ममलकत बन गए। इस कौम को लीडरों की माली करप्शन या इखलाकी किरदार जैसी मामूली बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इतनी सखी कौम है कि जिन पर इखलाकी या माली इल्जामात लग रहे हों, ये उन सियासी लीडरों से सख्त सवाल पूछने या उनके जवाब का इंतजार किए बगैर उल्टा खुद ही उनका दिफा शुरू कर देती है। ये कौम अपने लीडरों के दिफा में ऐसी वजाहतें घड़ लेती है जिसका उस लीडर को खुद भी इल्म नहीं होता। यकीनन वो सियासी लीडर ये वजाहतें सुन और पढ़ कर कहे लगाता होगा ये लकड़ हजम पत्थर हजम वाली कौम है, बहुत बड़ा जिगर और दिल है इस कौम का, बस लुटेरा अपनी पसंद का हो। इसलिए ट्विटर पर ऐसे धूल ना उड़ाएं, ना खुद को थकाएं। शायद एक आध दिन मजीद ये तमाशा होगा, फिर नया मदारी होगा और नए तमाशाई। शुगली लीडर और शुगली आवाम, वो गाना याद आ गया कि मुझे मस्त माहौल में जीने दे। दूसरी तरफ आप जरा खावर मानिका का ज़र्फ मुलाहिजा फरमाएं। मैं एक एस्ट्रोलॉजी का इंटरव्यू सुन रहा था कि बुशरा बीबी और खावर मानिका उनके पास इमरान खान का जायचा बनवाने आए थे और उनका जोर इस सवाल पर था कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे या नहीं। उसने अपने हिसाब किताब से उन्हें बताया था कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे, जिसके बाद उसी जायचा की बुनियाद पर बुशरा बीबी ने इमरान खान को ये बताया कि उनके मौक्कलीन उन्हें ये बता रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन उन्हें उस ख़ानदान में शादी करना पड़ेगी। बाकी जो कुछ हुआ उसमें खावर मानिका बाकायदा पार्टनर है और आज वो महज ये नहीं कह सकता कि उसे किसी बात का इल्म ना था या वो मजलूम था।
عمران خان جب وزیر اعظم بنے تو یہی خاور مانیکا اور اس کا خاندان ہی پنجاب چلا رہا تھا۔ خاور مانیکا کے بیٹے کو ملنے والے بڑے بڑے کانٹریکٹس کی باتیں سامنے آ رہی تھیں۔ خاور مانیکا تو اتنا پاورفل ہو چکا تھا کہ ایک دفعہ اس کو پیٹرولنگ پولیس نے ایک ناکے پر روکا تو اس کے مسلح گارڈ نے ان پر بندوقیں تان لیں۔ اس پر باقاعدہ ڈی پی او اور آر پی او شاہ کمال کی لاہور میں پیشی کرائی گئی۔ شاہ کمال کی انکوائری وزیر اعلیٰ ہاؤس میں عثمان بزدار کی موجودگی میں آسن جمیل گجر نے کی اور شاہ کمال کو رگڑا لگایا، جسے یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ انکوائری کروانے کے بجائے اٹھ کر وہاں سے چلا ہی جاتا۔ وہی افسر پھر خاور مانیکا کے ڈیرے پر اسے منانے جاتا ہے تاکہ اپنی نوکری بچا سکیں۔ یہ سب کام خاور مانیکا کرا رہا تھا۔ جب ڈی پی او پاک پتن رضوان گوندل سے مانیکا خاندان ناراض ہوا تو یہ فیصلہ ہوا کہ اسے پنجاب سے لے کر وفات تک کسی جگہ دوبارہ پوسٹنگ نہیں ملے گی۔ جب سابق ڈی جی ایف آئی بشیر میمن نے رضوان گوندل کو ایف آئی اے میں پوسٹنگ دی تو یہی مانیکا ان سے لڑنے ان کے دفتر پہنچ گیا کہ اسے کیسے وہاں لگایا گیا۔ بشیر میمن کے دفتر سے وہ سیدھا وزیر اعظم ہاؤس گیا اور بالآخر رضوان گوندل کو ایف آئی اے سے بھی ہٹوا دیا۔ عمران خان، بشرا بی بی اور بزدار کے اقتدار کے سارے مزے لوٹنے کے بعد آج خاور مانیکا مظلوم بن گیا ہے۔ خواجہ آصف کا وہی جملہ یاد آتا ہے جو انہوں نے تحریک انصاف کے ایم این ایز کو اسمبلیوں سے دھرنے کے دنوں میں استعفیٰ دینے کے بعد واپس آنے پر کہا تھا کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، کچھ گریس ہوتی ہے۔ عمران خان اور خاور مانیکا کا جو ایک دوسرے کا دفاع کرتے تھے اور ایک دوسرے کو فرشتہ ثابت کرتے تھے، وہ اب ایک دوسرے کو تانے دینے تک کے بھی قابل نہیں رہے۔